students, we were doing our chapter water resources, and beta we have done water resources in India, in which we have completed surface water, underground water and backwater lakes and lagoons. मतलब हमने हमारा भारत में जल संसाधन पूर्ण कर लिया था, जिसमें हमने धरातलीय जल की बात की थी, ठीक है। दूसरा भूमिगत जल की थी बेटा, और तीसरा आपके लैगून या पश्च जल झीलों की बात की थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक बेटा, एंड दिस इज वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन, जल की मांग और उसका उपयोग। एंड बेटा यू नो वेरी वेल दैट 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। भारत की 2/3 जनसंख्या मतलब मोर देन हाफ पॉपुलेशन, ठीक है ना, आधी से ज़्यादा आबादी है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। अब अगर एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, इट मीन्स उन्हें इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए, ठीक है ना, उन्हें वाटर चाहिए। किसके लिए? टू इरिगेट देयर फील्ड्स, या फिर हम ये कह सकते हैं टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, या टू फीड लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है ना। जल संसाधनों की आवश्यकता होती है खेतों को सिंचित करने के लिए, एक बहुत बड़ी आबादी जो है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी, ठीक है ना, या फिर कृषि उपज को बढ़ाने के लिए। इसलिए हमें यहाँ पर यही देखना है कि वाटर जो डिमांड है या फिर उसका उपयोग जो वो हम कैसे करते हैं। तो हम इसे करेंगे, वी शैल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ पाई डायग्राम्स। देखिए हम इसे वृत्त आरेख की सहायता से देखते हैं कि आपका जो वाटर विड्रॉल है, सरफेशियल वाटर, और जो सेकंड वन आपका जो है वो आपका है अंडरग्राउंड वाटर, उसमें से कितना पार्ट हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक, देखिए बेटे हम देख पा रहे हैं कि आपका जो पाई डायग्राम है, इस पाई डायग्राम में देखिए फर्स्ट जो है सरफेस वाटर विड्रॉल है, फिगर है, इसके अंदर आपका डोमेस्टिक जो है वो आपका 9% है। मतलब आप ये कह सकते हो कि these two figures show the agriculture is the largest consumer of water and accounts for 89% of the surface water, ठीक है ना। धरातलीय जल है उसका 89 मतलब 89% एंड 92% ऑफ द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, 92% जो है वो आपका भूमिगत जल का उपयोग कर रहा है, ठीक है। डोमेस्टिक सेक्टर विद 9% यूटिलाइजेशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सरफेस वाटर, मतलब धरातलीय जल का दूसरा मुख्य जो उपभोक्ता कह लो या यूज़ करने वाला कह लो, वो आपका 9% कर रहा है, ठीक है ना। घरेलू किसका? सरफेशियल धरातलीय जल का, मतलब घरेलू उपयोग के लिए किया जा रहा है। वाइल इंडस्ट्रियल सेक्टर विद 5% यूटिलाइजेशन इज सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ग्राउंड वाटर, और भूमिगत जल का दूसरे नंबर का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है या प्रयोग में ला रहा है भूमिगत जल को, वो आपका क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है ना। हम ये भी कह सकते हैं कि हाउ शेयर ऑफ एग्रीकल्चर in the total water consumption is likely to reduce and that of domestic and industrial sector may increase in future as the development take place, कि जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे आपका डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सेक्टर है इनमें भी पानी का इस्तेमाल है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या भी आपकी इंक्रीज हो रही है और विकास के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर भी चाहिए और इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम दोनों जो पाई डायग्राम आपकी जो है या दोनों जो वृत्त आरेख है इसमें हम देख पा रहे हैं कि आपका सबसे मेन तो मेन एग्रीकल्चर ही है दोनों में, चाहे वो धरातलीय जल हो बेटा चाहे वो भूमिगत हो, ठीक है। दूसरे नंबर का धरातल के अंदर आपका घरेलू उपयोग हो गया, और ग्राउंड वाटर जो है या भूमिगत जो है उसमें आपका दूसरे नंबर वाला औद्योगिक, ठीक है ना, उद्योग है वो आपका ज़्यादा प्रयोग में ला रहे हैं। कम टू द टॉपिक बेटा, डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता है, जल की मांग जो है। फर्स्ट देखिए हम जो ले रहे हैं अनइवन सेपरेटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, वर्षा जो है बेटा उसका असमान स्थानिक वितरण, हम लिख सकते हैं वर्षा का असमान, सेपरेटल हो गया यहाँ पर स्थान, ठीक है, और ये हो गया बेटा आपका वितरण। इसका मतलब यहाँ क्या है कि अगर हम ये देखें कि इंडिया के अंदर हम मेन डिपेंड करते हैं मानसून के ऊपर, और मानसून जो है उसका जो वितरण है वो असमान है, जैसे रिसोर्सेज का है, ठीक है ना। कुछ आपके डेफिसिट एरियाज है, रेनफॉल डेफिसिट एरियाज मतलब वो स्थान जहाँ बारिश कम होती है, जैसे आप भारत के चले जाए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, ठीक है ना, आपका राजस्थान या दक्कन वाला पार्ट है, मतलब पूरे उत्तर पश्चिमी जो पार्ट है या प्लेन है उसके अंदर आपकी बारिश है वो कम होती है। फिर अब जब हम इस तरफ बात करते हैं तो आपका पानी काफ़ी है, तो इसका फर्स्ट यही हो गया कि वो एरियाज, ठीक है ना, जहाँ पर कमी है, वर्षा की कमी है, वो उन एरियाज को ज़रूरत होती है किसकी? इरिगेशन फैसिलिटीज़ की, सिंचाई की, और सिंचाई के लिए क्या चाहिए बेटा? जल ना, ठीक। ऐसे नेक्स्ट देखिए अनइवन टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, टेम्पोरल हो गया बेटा कालिक, वर्षा का कालिक वितरण, और वो भी असमान, ठीक है। यहाँ कालिक का मतलब समय से हो गया कि हम ये देखेंगे कि हम रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं, परंतु बेटा वो 3-4 मंथ्स जो आपका रेनी सीजन है, ठीक है ना, उसमें ही बारिश होती है। उसके बाद सर्दियों में कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छी बारिश हो, ना भी हो या होती है तो बहुत कम, ठीक है। इसका मतलब हमें फिर आवश्यकता है किसकी? आपके इरिगेशन फैसिलिटीज़ की, है ना। तो हम सरफेस वाटर या फिर अंडरग्राउंड वाटर पर डिपेंड करते हैं।
इसलिए आपका दूसरा ये हो गया टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, क्योंकि आपके 3-4 महीने ही जो है, ठीक है ना, जो मंथ्स हैं वही आपके क्या है, मानसून या फिर आप ये कह सकते हो कि रेनी सीजन है। और उसके अलावा बाकी जो है बेटा वो आपका शुष्क है, ठीक है ना, ड्राई सीजन है। तो उस ड्राई स्पेल में, उस ड्राई सीजन के हम डिपेंड हो गए किसके ऊपर बेटा, वाटर रिसोर्सेज पर। ओके, नेक्स्ट वन अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल, ये हो गया वर्षा की अनिश्चितता, ठीक है, अनिश्चितता इसका मतलब निश्चित नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी चीज़ हम रेनफॉल की या मौसम की हम बात करें तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी है, उसका आना ऑनसेटिंग और बेटा उसका विड्रॉल ऑल्सो, ठीक है ना, उसका आगमन या फिर उसका निवर्तन या लौटना जो है वो भी आपका फिक्स नहीं है, समय से पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है, इवन आ जाने के बाद भी उसका जो रिथमिक साइकिल है या हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो कंटिन्यूटी है वो भी रेगुलर नहीं है, लगातार होना जो है वो भी बराबर नहीं है। कुछ बीच में ऐसा भी समय होता है जिसमें बारिश नहीं होती, ड्राई स्पेल होता है, तो हम उसे मानसून विराम या फिर मानसून ब्रेक कहते हैं, ठीक। तो इसका मतलब हम उसके ऊपर फिर भी आपके जो वाटर रिसोर्स है उन पर डिपेंड करते हैं, समय पर ना आना या तो लेट आना या समय से पहले आ जाना। आ भी गई है तो जरूरी नहीं है कि पूरे रेनी सीजन के अंदर आपको पानी मिलेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ रेनफॉल भी कोई आप उसके ऊपर भी श्योर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि अनसर्टेनिटी है, वर्षा की अनिश्चित है, जिसके लिए भी हम डिपेंड कर रहे हैं किस पर, आपके वाटर रिसोर्सेज पर, ठीक है। नेक्स्ट नेचर ऑफ क्रॉप्स, ये हो गया बेटा फसलों की प्रवृत्ति और प्रकृति, ठीक है, आप कौन सी क्रॉप्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। सम टाइप ऑफ क्रॉप्स नीड हाई इरिगेशन फैसिलिटी, जिनको बहुत ज़्यादा सिंचाई की सुविधा है, या मतलब यूँ कह सकते हो नीड मोर वाटर, जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं आपका राइस का, ठीक है ना, चावल में पानी चाहिए होता है आपका, शुगर केन में चाहिए होता है आपका, कॉटन में चाहिए होता है आपका, इनमें आपको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और जब बेटा आपको पानी ज़्यादा चाहिए तो इट मीन्स आप किस पर, मौसम के ऊपर तो है, मतलब थोड़े समय के लिए डिपेंड है ना, या जो भी लगा लें आप पटसन में, तो आपको फिर क्या चाहिए, वही वाटर रिसोर्स है ना, आप जल संसाधन के ऊपर डिपेंड हो गए, क्योंकि वर्षा तो निश्चित नहीं है ना, आएगी तो भी जितना आपको चाहिए उतना पानी मिले, यहाँ भी कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो उस अनिश्चितता की अवस्था से दूसरा हम जो क्रॉप्स लगा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हम कौन से क्रॉप्स लगा रहे हैं। तो ये वो फसलें हैं जिनमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए भी हमें क्या, हम जल संसाधनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट पर आ जाइए हाई यील्डिंग क्रॉप्स, ये हो गया बेटा आपकी अधिक उपज वाली फसलें, यील्डिंग का मतलब उपज से, ठीक है। अधिक उपज वाली कौन सी, आपकी ग्रीन रिवोल्यूशन का जो रिजल्ट है, हरित क्रांति के कारण हम वो फसलें लगाते हैं जो बम्पर पैदावार देती है, ठीक है। तो उन फसलों के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, और ज़्यादा पानी के लिए फिर वही बात घूम कर आगे कि हमें क्या चाहिए, उसके लिए वाटर रिसोर्स पर हम डिपेंड करते हैं, जल संसाधनों के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए भी हमें अधिक उपज वाली फसलें लगाने के लिए हमें पानी चाहिए, जैसे हमने अभी बात की थी आपकी वीट भी हो सकता है, राइस अधिक उपज के लिए, या आपकी कमर्शियल क्रॉप्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लॉन्ग ग्रोइंग पीरियड, ग्रोइंग पीरियड का मतलब है लगाने का जो समय, आप ये कह लो वर्धन का, लंबा वर्धन का, ठीक है, मतलब थ्रू आउट ईयर, क्योंकि हम एग्रीकल्चर पर या एग्रेरियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान देश भी है, ठीक है, इसके लिए हम डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पर, आधे से ज़्यादा जनसंख्या, ठीक है ना, जो उनका मेन रोजगार है। तो इसलिए बेटा पूरे वर्ष थ्रू आउट ईयर जो है वो हम फसलें लगाते हैं, तो थ्रू आउट ईयर हम फसलें लगा रहे हैं, कल्टिवेट कर रहे हैं लैंड को, इट मीन्स हम डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, पानी पर ना, जल के ऊपर हम निर्भर करते हैं। तो आपका ये भी हो गया एक कि लॉन्ग ग्रोइंग पीरियड, लंबा समय। दूसरा ये नहीं है कि हम हमारे जो क्रॉपिंग सीजन जो 3 आपके जो है खरीफ रबी या जायद, उसके अंदर हम जो फसलें लगा रहे हैं, तो कुछ किसान ऐसे हैं जो तीनों ही सीजन में फसलें लेते हैं, कुछ एक से ज़्यादा फसलें भी कल्टिवेट करते हैं, मतलब मोर देन 1 क्रॉप, मतलब आप ये कह सकते हो कि मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है ना, बहुफसली खेती करते हैं। तो उसके लिए उन्हें फिर क्या चाहिए, दे डिपेंड ऑन वाटर रिसोर्स, वो जल संसाधनों के ऊपर निर्भर होंगे। तो एक रीज़न आपका ये भी है, लंबा वर्धन काल भी, और उन्हें बहुत सारी फसलें भी लगानी है, और थ्रू आउट ईयर पूरे वर्ष चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, ये हो गया बेटा आपका उत्पादन में वृद्धि, ये मेन मोटो हो गया ना, कि आप जो भी चीज़ें लगा रहे हो आप चाहते हो कि इसमें प्रोडक्शन है वो ज़्यादा कर, और यू नीड मोर प्रोडक्शन, तो यू नीड इरिगेशन फैसिलिटीज़। अगर आपको उत्पादन को बढ़ाना है, उसका रखरखाव अच्छा करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी है। दूसरा, उत्पादन बढ़ाने के लिए हम जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करते हैं, हाई वेराइटी सीड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का या पेस्टिसाइड्स का। जब इनका इस्तेमाल करते हो तो बेटा दे नीड मोर वाटर,
ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हम फिर डिपेंड हो गए किस पर बच्चे, आपके वाटर रिसोर्स पर ना। ठीक है, तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादन बढ़ाने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो देयर आर सो मैनी कॉजेज, हमारे पास बहुत सारे कारण हो गए कि हमारी जो डिमांड है या पानी की जो मांग है वो बढ़ रही है। ठीक है ना, देखिए रीजनल वेरिएशन इरिगेटेड एरियाज, हम ये देख रहे हैं कि हम सिंचित जो क्षेत्र है उसके अंदर भी क्षेत्रीय विभिन्नता है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का वो भी आपका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, असमान वितरण है वर्षा का। तो उस असमान वितरण के साथ साथ भी सबसे बड़ी बात, जहाँ पानी कम है उन्हीं एरियाज में हम ज़्यादा इस्तेमाल भी कर रहे हैं। देखिए आपको फर्स्ट 85% नेट शोन एरिया, ये हो गया शुद्ध बोया गया या फिर हिंदी में निवल बोया गया क्षेत्र, दोनों बोलते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र या फिर निवल बोया गया क्षेत्र। ठीक है, नेट शोन एरिया, ठीक है ना, इज अंडर इरिगेशन, मतलब सिंचाई के अंतर्गत 85% भाग जो है, किन स्टेट्स की बात करें, पंजाब की, हरियाणा की, वेस्टर्न यूपी, मतलब इनके साथ जो उत्तर प्रदेश का पार्ट रहता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर कल्टीवेट करते हैं बेटा आपका राइस एंड व्हीट में फूड ग्रेन्स, ठीक है ना, चावल और गेहूं का उत्पादन करते हैं। तो इस चावल और गेहूं के उत्पादन में बम्पर पैदावार करने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी टेक्निक के अकॉर्डिंग, आपकी ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के अंतर्गत हम उन सभी टेक्निक्स को यूज करते हैं, ठीक है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। ठीक है ना, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा टू फीड लार्ज पॉपुलेशन, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, पानी। तो 85% नेट शोन एरिया जो है वो आपका सिंचाई के अंतर्गत आता है। दूसरी जब हम बात करते हैं तो वेरी लिटिल इरिगेशन, मतलब बहुत कम इज रिक्वायर्ड, आवश्यकता होती है बहुत कम सिंचाई की। कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उस तरफ आ जाइए आपके उत्तर पूर्वी जो आपके राज्य है जहाँ बारिश अच्छी होती है। ठीक है ना, एंड वेस्ट कोस्ट एरियाज, कोस्ट आपके तटीय क्षेत्र, इन एरियाज में आपको पानी की आवश्यकता है वो कम होती है, वेस्ट कोस्ट एरियाज में और आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट रेनफॉल इज रिसीव्ड टू सस्टेन क्रॉप्स, की यहाँ जितनी हमें बारिश या वर्षा चाहिए बेटा इजीली हो जाती है। तो यहाँ पर इस्तेमाल करना, या हम ये कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी है वो डिपेंड करता है रेनफॉल पर भी, उन एरियाज पर भी। ठीक है, जहाँ पर ये इतना ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर ये उतना ही कम है, क्योंकि ये कौन से आपके इजीली अवेलेबल हो रहा है, और ये आपके वाटर डेफिसिट, रेनफॉल डेफिसिट एरियाज हो गए ना, वो क्षेत्र जिनके अंदर पानी की या जल संसाधन की कमी है। ठीक है, इसलिए हम सिंचाई इतने प्रतिशत पर की, मतलब क्षेत्र के ऊपर हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, और यही वो है जहाँ पर आपका मेन फूड क्रॉप है वो ग्रो की जाती है। तो ये आपका हो गया रीजनल वेरिएशन इन इरिगेटेड एरियाज। और नेक्स्ट टॉपिक इज वेल एंड ट्यूबवेल इरिगेशन। अब हम ले रहे हैं यहाँ पर कुओं से, ठीक है, और नलकूपों से सिंचाई। इससे पहले आपका सरफेशियल हम रन ऑफ ले रहे थे ना, धरातलीय जल का भाग ले रहे थे, या कितने हम इरिगेशन की। अब अंडरग्राउंड वाटर में हम देख रहे हैं कुओं और नलकूपों से कितना सिंचित क्षेत्र है बेटा। तो जो हम यहाँ पर ये जो आपका जो रेशियो ले रहे हैं 76.1% जो है वो पंजाब में, ये आपका टोटल नेट इरिगेटेड एरिया है। ठीक है, टोटल नेट इरिगेटेड एरिया किसके अंदर बेटा, वेल एंड ट्यूबवेल इरिगेशन, कि आपका कुल सिंचित क्षेत्र जो है वो 76.1% है। कहाँ पर, पंजाब में, जो कुओं या फिर नलकूपों के अंतर्गत है। इसका मतलब हम बहुत लार्ज पार्ट है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका, अंडरग्राउंड वाटर का ना, भूमिगत जल का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही आपका 51.3% जो है वो आपका हरियाणा में नेट इरिगेटेड एरिया अंडर वेल एंड ट्यूबवेल इरिगेशन। आप लिख सकते हैं यहाँ पर अंडर द वेल्स एंड ट्यूबवेल्स इरिगेशन। ठीक है, मतलब लार्ज पोटेंशियल वाटर है वो यूज किया जा रहा है, किसके थ्रू, कुओं के द्वारा, नलकूपों के द्वारा। ऐसे ही लार्ज सबसे बड़ा पार्ट जो है वो आपका 86.6% गुजरात में, 77.2% है वो आपका राजस्थान में है। ऐसे ही हमारी जो एनसीईआरटी बुक उसमें एक टेबल भी दी हुई है, देखिए विद द हेल्प ऑफ द टेबल अगर हम देखते हैं तो आपका गुजरात हो गया बेटा 86.6%, ठीक है ना, ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया टू टोटल बाय वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। राजस्थान में हमने बात की 77.2, मध्य प्रदेश में 66.5, महाराष्ट्र में 65, उत्तर प्रदेश में 58.21, वेस्ट बंगाल 57.6 एंड तमिलनाडु 54.7। तो द शेयर ऑफ एरिया इरिगेटेड थ्रू वेल एंड ट्यूबवेल इज ऑल्सो वेरी हाई इन द स्टेट्स, है ना, इन राज्यों के अंदर बहुत ज़्यादा है जो हम भूमिगत जल का प्रयोग कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है ये जो हम ले रहे हैं। देखिए हम ले रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। कॉन्सिक्वेंसेज से मतलब आप सीरियस लिख सकते हैं, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया अतिशोषण, इसका भूमिगत जल का, मतलब आपका जो अंडरग्राउंड वाटर या आपका जो भौम जल है, ठीक है ना, उस भौम जल जो है उसका अगर आप अत्यधिक प्रयोग करते हैं, अतिशोषण करते हैं, तो उसके कौन से गंभीर परिणाम हैं जो आपके सामने आते हैं।
तो वो हम गंभीर परिणाम पहला देखिए, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, आपका जो भूमि जल है वो आपका क्या कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर टेबल, और आपका जल स्तर भी, भूमिगत जल स्तर या भूमि जल स्तर भी नीचे चला जाएगा। भूमि जल स्तर उसमें गिरावट आएगी, डिक्लाइन हो गया बेटा, गिरावट आना। भूमि जल स्तर है उसके अंदर गिरावट आ जाएगी। वैसे ही कि जैसे पहले आप कुआं थोड़ा सा भी खोदते थे पानी निकालने के लिए तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता था। ठीक है ना, आप बाल्टी भरकर लटकाते थे तो रस्सी, छोटी सी रस्सी भी डाली तो इजीली हो जाता था। अब आप उसमें झाँकते जाओ नीचे तक, आपको पानी नज़र ही नहीं आता है, ऐसा लगता है कितना नीचे देख लो तब आपको हल्का सा नज़र आता है। इसका मतलब आपके अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है बहुत नीचे, स्तर बहुत नीचे चला गया है। ठीक है ना, हम बहुत ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उस और एक्सप्लोटेशन के कारण आपका पहला तो डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर हो गया। ठीक है, मतलब आपका वो कम हो गया और डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर टेबल हो गया। फिर देखिए, हम जब ओवर एक्सप्लोटेशन या फिर ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड वाटर को, तो कुछ स्टेट्स जो हैं वो फेस करते हैं बेटा फ्लोराइड कंसंट्रेशन को, कि उन राज्यों में फ्लोराइड की जो मात्रा है, फ्लोराइड का जो संकेंद्रण है वो आपका बढ़ जाता है। किसमें, जैसे हम ले रहे सम स्टेट्स लाइक राजस्थान एंड महाराष्ट्र, इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं राजस्थान एंड महाराष्ट्र। ठीक है ना, राजस्थान और महाराष्ट्र जो है इसके अंदर क्या फ्लोराइड संकेंद्रण है वो बढ़ जाता है। ऐसे ही आपके और बहुत मतलब इसी तरह और भी स्टेट्स हैं आपके, ठीक है ना, जिनके अंदर आपका मतलब प्रैक्टिस जो है हैज़ लेड टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक इन पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बिहार। ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल एंड बिहार। इन राज्यों के अंदर बेटा आर्सेनिक संख्या होता है, हम जो लिख रहे हैं ना कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक, तो ये संख्या होता है। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है, मतलब ये जो है ये आपका एक ऐसा नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स है, ठीक है ना, अगर ये लंबे समय तक पानी के अंदर रहता है या इसकी मात्रा अगर वहाँ बढ़ जाती है तो इट कैन कोज कैंसर इन द पीपल, लोगों के अंदर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। किसके कारण, इस आर्सेनिक के कारण। ठीक, तो कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक इन वेस्ट बंगाल एंड बिहार, ठीक है, भूमिगत जल की बात कर रहे हैं। और फ्लोराइड कंसंट्रेशन हो गया बेटा इन स्टेट्स लाइक राजस्थान एंड महाराष्ट्र। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट ले रहे सैलिनिटी इन द सोइल। ये सैलिनिटी जो ये अम्लीयता होता है, ठीक है ना, मिट्टी जो है, मृदा जो है उसके जो पोषक तत्व हैं वो कम हो जाते हैं जब उसके अंदर अम्लीयता है वो बढ़ जाती है। ये भी किसके कारण, जब हम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इसका एग्जांपल है वो बेटा हम भी हैं, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर इरिगेशन या इंटेंसिव इरिगेशन। इंटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, मतलब हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए सिंचाई जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आपकी एग्जाम्पल इंडिया का भी हमारे स्टेट्स का भी आप ले सकते हो, किसका, पंजाब का, ठीक है ना, हरियाणा का या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये तीनों ही, क्योंकि ये यहाँ पर ही क्या इंटेंसिव इरिगेशन है आपका पंजाब बेटा, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, जहाँ गहन सिंचाई हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें आपकी राइस मतलब पैडी क्रॉप्स या आपकी वीट जो है वो फूड ग्रेन्स जो लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो इन क्षेत्रों में मिट्टी के अंदर अम्लता वो बढ़ जाती है और दिस एडवर्सली अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल क्रॉप्स एज क्रॉप्स कांट टॉलरेट हाई सैलिनिटी इन द सोइल। कि मृदा के अंदर सैलिनिटी बढ़ जाने के कारण फसलें जो है वो उसको मतलब सहन नहीं कर सकती हैं और प्रोडक्शन धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई, वो गंभीर परिणाम हो गए आपके और एक्सप्लोइटेशन किसके बेटा, आपके अंडरग्राउंड वाटर। ठीक, ये आपका एक टॉपिक जो था वाटर यूटिलाइजेशन का या आप ये कह लो कि डिमांड का आपका कंप्लीट है। ठीक है बेटा, ये पूरा हो जाने के बाद नाउ वी शैल टेक नेक्स्ट जो आपका टॉपिक लेंगे वो आपका मतलब रिलेटेड होगा किसे, इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, जल समस्याएं जो है वो उभरती हुई जल समस्याएं वो हम लेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए।